चलिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से सवाल इंडिया का शुरू कर रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक मंगलवार को 9:30 बजे होगी। इस तरह की घटना, ये खबर सामने आ रही है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है किस तरीके से जो पार्लियामेंट में लगातार विरोध बना हुआ है, पार्लियामेंट काम नहीं कर पा रही है, उसको देखते हुए ये अहम बैठक होने वाली है कल 9:30 बजे। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो सभी इसमें हिस्सा लेंगे। बजट सत्र की पहली संसदीय दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की ये होने वाली है कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं सांसदों को संबोधित, ऐसा भी आशंका जताई जा रही है। और बजट से जुड़ी बातों को जनता के बीच में ले जाने को किस तरीके से सांसद ले जाए जनता के बीच में अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में, इस पर भी बातचीत हो सकती है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, ये कल 9:30 बजे बड़ी मीटिंग होगी, बजट सत्र की पहली मीटिंग है, क्या क्या इसमें उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट में जो हंगामा चल रहा है, क्या उसको लेकर भी कोई नई स्ट्रैटेजी बन सकती है? मुझे लगता है कि फोन लाइन जो है वो उससे हमारा संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे एक बार दोबारा से बात करने की और अखिलेश जी को वापस एक बार फोन लाइन पर लेके आने की, जो समझने की उनसे कि क्या इसके पूरे मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे और जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर पूरा एक हंगामा बरपा हुआ है, आगे की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, उसको देखते हुए भी ये एक अहम बैठक होने वाली है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, ये जो बैठक है, बजट सत्र की पहली बैठक, बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पार्लियामेंट में बिल्कुल कामकाज हो नहीं पा रहा है, विपक्ष और सरकार के बीच में कोई समन्वय बन नहीं पा रहा है, तो उसको देखते हुए भी कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है क्या? निश्चित तौर पर पीएम मोदी अपनी ओर से स्पष्ट कर सकते हैं कि विपक्ष किस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी नहीं होने दे रहा है। ये शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा दोनों सदनों में नहीं हो पा रही है। लगातार गतिरोध जो है वो बना हुआ है। हालांकि ये भी खबर आ रही है अंकित इसको लेकर के कि विपक्षी पार्टियां भी एकजुट नहीं है। कुछ विपक्षी पार्टियां चाहती थी आज भी कि इस पर चर्चा शुरू करा दी जाए, लेकिन कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां जैसे कि बीआरएस और आम आदमी पार्टी अड़े हुए हैं कि किसी भी हालत में चर्चा नहीं होनी चाहिए। और इसी बीच राहुल गांधी का भी बयान आया है इस पूरे विवाद को लेकर के। तो इस तरह से लग रहा है कि विपक्ष ने अपने तेवर काफी कड़े कर लिए हैं। इसी लिहाज से ये बैठक जो कल सुबह 9:30 बजे होगी, जिसमें कि बीजेपी के, लोकसभा के, राज्यसभा के दोनों ही सांसद हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी भी इसको संबोधित कर सकते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आज ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से बयान भी आया है जिसमें उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, जिस तरह से यहाँ पर सदन में गतिरोध लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की एमसीडी को में जो एक बार फिर से हंगामा बरपा, तीसरी बार भी देश की एक प्रमुख जो म्युनिसिपैलिटी है वो अपना मेयर नहीं चुन पाई। दिल्ली नगर निगम के मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जो हैं एक बार फिर से टल गए। भारी हंगामे के चलते एमसीडी सदन की जो कार्रवाई है उसे स्थगित करना पड़ा। आम आदमी पार्टी अब मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने आज सदन में कहा कि मनोनीत पार्षद वोटिंग करेंगे और उन्हें मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी तीनों के लिए वोटिंग का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तीनों चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई। पीठासीन अधिकारी के इस ऐलान के बाद सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। वहीं एमसीडी मेयर चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि कई पार्षदों ने ऐसा कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक को उनसे संपर्क करके करोड़ों रुपए उन्हें अपने लिए वोटिंग करने में जो है उसको ऑफर कर रहे हैं। तो इस पे जो आरोप प्रत्यारोप आज रहे उसको पहले आपको जरा सुनवा देते हैं। विरोध जताना काफी नहीं है, आप वोट डलने के बाद चैलेंज कर देते। आप क्यों उसका वोट को रोक रहे हैं? और हमें अगर आपको पूरा भरोसा है, विश्वास है, तो आप मेयर बनने देते और उसके बाद जो आपको चैलेंज करना है आप चैलेंज कर सकते थे। आपने क्यों नहीं करने दिया? एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार है या नहीं है, ये अधिकार कौन तय करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तय किया वन वे और दी अदर। अभी तो वोटिंग हुई नहीं, पर वन वे और दी अदर अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तय किया, आप उसको चैलेंज कर लेते। आप क्यों वोट नहीं डालने दे रहे?
हमारे पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को यह साफ था कि बीजेपी जो भी साजिश कर ले, संविधान तोड़ने की, कानून तोड़ने की, लेकिन दिल्ली की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया है, नंबर्स हमारे पास में, इसलिए फिर भी हमारे पार्षद एकदम शांत बैठे रहे सदन में। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, वो कहते रहे वोट कराओ, वोटिंग कराओ। उसके बावजूद उनको लगा जब आम आदमी पार्टी के पार्षद इस पे भी शोर नहीं मचा रहे, इस पे भी ये सदन चलने दे रहे हैं कि मेयर कराओ, तो इससे तो आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा, तो उन्होंने पहले सदन भंग कर दिया हंगामा करके। शरद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, एक बार फिर से तीसरी बार भी जो वोटिंग है, जो चुनाव है, वो हो नहीं पाया मेयर का। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? और मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। पहले भी एक पिटीशन लगी थी जिसको उन्होंने वापस ले लिया था। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहला पेंच तो इस बात को लेकर फंसा ही हुआ है कि क्या एल्डरमैन वोट डाल सकते हैं या नहीं। एक्ट में लिखा है कि नहीं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी जिसके तहत जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है, जो जोन का चुनाव होता है, उसमें वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन ये जो आज चुनाव होना था, इसमें कहीं वोटिंग का जो है जिक्र नहीं है। अभी तक कभी एल्डरमैन ने वोट नहीं किया था, लेकिन इनको जो है आज अलाउ किया गया। तो ये मामला भी कोर्ट में जाएगा और ये पूरा का पूरा मामला जो अभी तक मेयर चुनाव नहीं हो पाया है दिल्ली के अंदर, ये भी आम आदमी पार्टी कोर्ट दोबारा से लेके जाएगी। आपने सही जिक्र किया, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी इस मामले को कोर्ट लेके गई थी। आम आदमी पार्टी की मेयर कैंडिडेट डॉक्टर शैली ओबराय इस मामले को लेके गई थी और उन्हें दो मांग की थी कि समयबद्ध तरीके से दिल्ली के अंदर ये चुनाव कराए जाएं, और दूसरा, ये जो एल्डरमैन है इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, इसलिए स्पष्ट आदेश एमसीडी को दिए जाएं। लेकिन जब कोर्ट की तारीख आई, उससे पहले ही आज की तारीख यानी कि 6 फरवरी को बैठक बुलाई जाएगी, ये पहले तय हो गया था। तो कोर्ट ने पूछा कि बैठक तो तय हो गई है, अगर क्या आप चाहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करें? अगर ऐसा है तो हमें ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसको रोकना होगा, वो आपको भी ठीक नहीं लगेगा। तो इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी जो पिटीशन है वो वापस ले ली थी, लेकिन अब ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से भी जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी यह स्पष्ट हो गया है कि एल्डरमैन जो हैं उनसे वोटिंग कराई जाएगी। यही नहीं, दिल्ली नगर निगम में अभी तक यह होता आया है अंकित कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्यों का चुनाव है ये अलग अलग होता है, और पहले जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेयर का चुनाव करवा देते हैं तो मेयर ही बाकी के चुनाव करवाता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्पीकर जो होता है उसका वो मेयर ही होता है। लेकिन आज तीनों चुनाव एक साथ कराने की घोषणा जो है ये पीठासीन अधिकारी ने कर दी। इसको लेकर फिर जो है आम आदमी पार्टी आपत्ति जता रही है कि यह भी गलत तरीके से किया गया है, यह भी परंपराओं के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, हमें सब जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर आप देखें तो इतने दिन हो गए, चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी मिल गया, उसके बाद भी अगर दिल्ली में मेयर नहीं बन पा रहा है तो नुकसान कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों का ही हो रहा है। और इस पर लगता नहीं है कि अभी बात बनने वाली है। कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी, बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरा इस तरीके के आरोप लगाए जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी पता नहीं कितने और दिन इंतजार करना होगा देश की इतनी बड़ी म्युनिसिपैलिटी को जिस तरीके से अपने मेयर के चुनाव के लिए और सुचारू रूप से उसके कामकाज के लिए। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ ऋषि मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा जय भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ अब थोड़ी देर में। लेकिन मैं कुल मिला के आपसे ही शुरू करता हूं ऋषि मिश्रा जी, ये क्या इस पे मतलब समझा कैसे जाए इसको? देश की इतने बड़े मतलब टोक्यो के बाद दुनिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी दिल्ली की है, वो म्युनिसिपैलिटी अपना मेयर तक नहीं चुन पा रही है, वो लोगों के लिए क्या काम करेगी? देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और भाजपा में एक खींचातानी है और जनता के मैंडेट के बाद जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दे दिया, तो इस प्रकार से गतिरोध पैदा करना, चाहे वो गवर्नर का, उपराज्यपाल साहब का रोल हो या वहाँ जो पीठासीन अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं, उसमें भी आपने अंकित जी देखा होगा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया है। तो सवाल उठता है कि क्या आप, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी से भी मेरा सवाल है कि क्या आपको अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है? यदि एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार दे भी दिया जाए, हालांकि ये संविधान में इसका नियम नहीं है ना, और ना ऐसा कुछ रूल बुक में लिखा गया है कि एल्डरमैन को
वोटिंग का अधिकार हो जी। तो सवाल ये उठता है अंकित जी, जब एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं है तो बीजेपी किसी भी प्रकार से इस बात को तूल क्यों दे रही है? तो क्या मेरा सवाल ये है भाजपा से, आलोक वत्स आ भी गए, उनसे सवाल है क्या भाजपा संविधान से ऊपर है? और एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये बात आलोक वत्स साहब, इस बात का जो सवाल है ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और ये भी बार बार कह रहे हैं कि क्या सारे नियमों को ताक पर रख के, नंबर्स आपके पास है नहीं, उसके बाद भी चुनाव में इस तरह की जो अड़चन बीजेपी पैदा कर रही है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि एल्डरमैन को चुनाव में वोट देने का अधिकार हो, आपने वो भी करने को इस बार कह दिया। मेयर का, डेप्यूटी मेयर का और बाकी सबका जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनके चुनाव अलग अलग होते हैं, आपने कहा हम साथ करेंगे। तो क्या सारे नियमों को ताक पे रखकर भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त एमसीडी में कर रही है उससे फायदा किसका है सर? जनता का तो नुकसान ही हो रहा है। देखिए अंकित जी, जो ये सारे मामले हैं, अगर ये सब में सब कुछ ताक पर रख के किया जा रहा था तो इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर को वापस क्यों ले लिया? कोर्ट को फैसला करने देते। आज अगर ये चुनाव में आए थे तो इसी प्रक्रिया से चुनाव होने देते, संख्या बल तो उनके पास है ही, तो क्या दिक्कत थी सर? और ये जो खरीद फरोख्त की अफवाहें उड़ रही है आपके तरफ से, जो आपके लोगों ने बीजेपी के एक मिनट उन्होंने अपनी बात पूरी करने दीजिए। जो आज आपके लोगों के द्वारा खरीद फरोख्त की बात हुई है, वो उसको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आलोक जी एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि अगर नियमों को ताक पे रखा तो कोर्ट में चले जाएंगे, तो ये कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये कोई तर्कसंगत बहस है क्या सर? मैंने कोर्ट में चले जाइए नहीं कहा है। नहीं, आपने कहा ना वो कोर्ट में गए थे, क्यों वहां से वापस आ गए? क्या हर चीज का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाकर होगा? लोगों ने वोट दिया, किसी को मेजॉरिटी दे दी, उसके बाद भी इस तरह की जो अड़चने हैं, ये कहना कि हम तो ऐसे ही करेंगे, आपको दिक्कत है तो आप जाके कोर्ट से करवा लीजिए फैसला। नहीं, ये कोर्ट में गए थे ना, तो ये कोर्ट से विड्रॉ क्यों कर लिए? मैं बताता हूं सर, जब इनको ये लग रहा था कि यहाँ गड़बड़ी है या ताक पर रख के कुछ किया जा रहा है, तो ये कोर्ट में रहते। ठीक है, ये नहीं आते आज चुनाव में। डॉक्टर पीयूष जोशी, क्यों वापस ले लिया था कोर्ट में? जब आप गए थे, आपकी मेयर उम्मीदवार जो है वो कोर्ट में पिटीशन लेके गई थी, वो आपने वापस ले लिया, अब आप कह रहे हैं हम फिर कोर्ट जाएंगे। त्यागी जी, बहुत सीधी सी बात है। आपने शरद शर्मा जी की इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट में भी देखा, उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से बताया कि क्यों वापस लिया गया। भाई, जो आम आदमी पार्टी ने जो कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि अभी 6 तारीख की तारीख आपकी तय हो गई है, तो हमें सबको चीज को फ्रीज करके और फिर से एनालाइज करना पड़ेगा, तो आप एक ही प्रोसेस जो है वो चलने दीजिए। तो उसके ऊपर कोई लीगल जजमेंट थोड़ी लिया था, उन्होंने एक सजेशन दिया, तो वो माननीय न्यायालय के सजेशन को आम आदमी पार्टी ने माना और याचिका वापस ली। पर उसका मतलब ये थोड़ी कि आप आपकी मनमानी करेंगे। भाई साहब, आपकी जिस तरीके से मर्जी आएगी उस तरीके से सदन चलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता इस देश में, क्योंकि इस देश में जो राज है वो संविधान का राज है, कानून का राज है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है, भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासक पार्टी है, राज करने वाली पार्टी नहीं है। अंतर है दोनों में, जनता मालिक है, तो जनता चुनेगी। और जनता ने जो एक न्याय व्यवस्था के अंदर संविधान के माध्यम से जो अपना विश्वास व्यक्त किया है, तो उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारा जो राइट है। भाई, आप तीनों इलेक्शन एक साथ कराते हैं। देखिए अंकित भाई, हमें ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि वी हैव टू स्टार्ट कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। ठीक है, तो ये बात सीधी सीधी है कि किसके पास बहुमत है, ये बात सीधी तरीके से बिल्कुल कांच की तरह साफ है कि किस पार्टी का मेयर बनना चाहिए, किसको जनता ने बहुमत दिया है। लेकिन जोशी साहब एक बात बताइए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। और जिस तरीके से अब ये दर्शाया जा रहा है, जिस तरीके से कामकाज को रोकने की कोशिश की जा रही है, एक सवाल यह भी उठता है, जो ऋषि मिश्रा भी कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी के 134 के 134 उनके साथ हैं, उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अगर मान लीजिए वो नियमों को ताक पे रखकर कुछ करना भी चाहते हैं, नंबर्स उनके पास है नहीं, तो डर किस बात का है? होने दीजिए, आपके तो तीनों चुनाव आप जीत जाएंगे, क्योंकि नंबर्स आपके पास है। सर, मेरा एक बात आप मानिए, यदि ये मान लीजिए कि आज ये वोटिंग करने से रोकते हैं, किसी को पीठासीन अधिकारी किसी को वोटिंग करने से बाधित कर देता है, जो भी चुना हुआ व्यक्ति है या जो एमएलए है, जिस भी तरीके से यदि इलेक्टेड है, ऑल्डरमैन्स को यदि नियम विरुद्ध जाके वोटिंग करने के लिए बाध्य करता है, तो इसका हम मुखालिफत भी ना करें साहब। नहीं, बिल्कुल कीजिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल कीजिए,
लेकिन तो अब यही क्या बात है आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि उनके लोग टूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं टूटेगा। आम आदमी पार्टी के दृढ़ता के साथ में मानना है। पर फिर अब देखिए, आप ये देखिए, हमें पीठासीन अधिकारी में विश्वास नहीं है, हमें एलजी जो जिस तरीके से प्रॉक्सी बन के बैठे हैं केंद्रीय सरकार के, उसमें विश्वास नहीं है। इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाते हैं। मनोज मिश्रा जी, दिल्ली के अंदर सरकार और एलजी के बीच में टकराव, उसके कारण काफी सारे काम फंसे हुए हैं। अब एमसीडी में चुनाव हो गया, जनता ने वोट डाल दिया, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए, किसी को मेजॉरिटी दे दी, उसके बाद भी सदन में मेयर का चुनाव अभी तक नहीं हो पा रहा है, महीने भर से ज्यादा का समय हो चुका है। तो यह दर्शाता क्या है? क्या दिल्ली के अंदर अब सारे मामले, हर चीज इसी तरीके से लड़ाई झगड़े के बीच में कोर्ट तय करेगा? तो फिर कोर्ट ही क्यों ना चला ले दिल्ली की सरकार को? जी आप सही कह रहे हैं अंकित जी, असल में ये डर की राजनीति है। आम आदमी पार्टी इससे डरी हुई है कि उसके पार्षद टूट न जाएं। भाजपा इससे डरी हुई है कि मेयर जैसे चुनाव होगा, तमाम समीकरण के बावजूद, उठापटक के बावजूद, अगर आम आदमी पार्टी के 20-25 से ज्यादा कॉर्पोरेटर नहीं टूटे तो तय है आम आदमी पार्टी का मेयर बनना। मेयर बनते ही उनको ये डर है कि उसके बाद से वो स्टैंडिंग के मेंबर का चुनाव नहीं कराएंगे। जो विषाद बिछाई है भाजपा ने कि मेयर तो बन जाए आम आदमी का, डिप्टी मेयर बन जाए आम आदमी का, लेकिन स्टैंडिंग के जो 6 मेंबर चुने जाने हैं उसमें 3 हमारे चुन जाएं एल्डरमैन के वोट से, तो एक उल्टा हो जाएगा। मेयर होते हुए भी स्टैंडिंग का चेयरमैन भाजपा का बनेगा। सारे पावर स्टैंडिंग कमेटी में होते हैं, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी कब्जाने की होड़ है। और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि और खतरनाक स्थिति में दिल्ली बढ़ रही है नगर निगम में। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से चुनाव में जाने की नौबत आ जाए इस लड़ाई झगड़े में। चूंकि मेयर 1.5-2 महीने से नहीं चुना गया और फिर अगले अप्रैल से फिर नया मेयर चुना जाएगा। मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अपने पॉलिटिकल गेस्ट पे जाने से पहले कि क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त ये दिल्ली के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि वो चुनाव में अपना वोट दें, अपनी सरकार चुने और उसके बाद जिसको वो चुने उसको काम ना करने दिया जाए? ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी कुछ भी करके कोई भी हर नियम को ताक पे रख के अपनी बात को मनवाने पे अड़ी हुई है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहां पर। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये है कि गलती दोनों पक्षों से। जैसे आज तो दूसरी स्थिति बनी जी, आज तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी की ज्यादा ये है कि बीजेपी का ज्यादा डर है। उसको ये लग रहा है कि चुनाव अगर इंडिविजुअली अगर मेयर का ही हो गया तो बाद में वो नहीं होने देंगे स्टैंडिंग के मेंबर का चुनाव। लेकिन इससे पहली बैठक में आम आदमी पार्टी के लोग डरे हुए थे, उनको लग रहा था टूट जाए, इसलिए वो चुनाव ही नहीं होने दे रहे थे। इस सिचुएशन में अगर चुनाव हो भी गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि आगे का रास्ता इतना आसान है। आलोक वत्स साहब, कैसे दिल्ली की जनता को यह बात का विश्वास दिलाया जाए कि जो लोगों को वो वोट देके चुन रहे हैं वो उनके लिए काम करेंगे? ना तो बीजेपी अभी इंटरेस्टेड दिखती है कि एमसीडी जो है उसका पूर्णतः गठन हो जाए, ना आम आदमी पार्टी। आप लोगों की लड़ाई में पिस रही है दिल्ली की जनता। देखिए, आज भी हम चुनाव के लिए तैयार थे। ये सारा हंगामा तो आप वालों ने किया है। उनके पास संख्या बल है तो उनको किस बात का डर है? सर, लेकिन शुरुआत तो आज हंगामे की आप बीजेपी की तरफ से हुई है। स्थगन भी बीजेपी ने जब हंगामा करा उसके बाद हुआ है। देखिए, हमने आज चुनाव के लिए तैयार थे तो क्यों नहीं चुनाव होने दिए वो? सर, सर लेकिन तस्वीरें बता रही है सर, वो तो शांति से बैठे हुए थे, उन्होंने सिर्फ अपना आपत्ति जताई, बीजेपी वाले खड़े होकर शोर मचाने लगे। ऐसा क्यों किया गया आज? ऐसा है, जब उन्होंने आपत्ति जताई, पीठासीन अधिकारी ने जो कहा कि एल्डरली वोट दे सकते हैं, तो इस बात पर वो अग्री नहीं थे। आलोक जी, एमसीडी के चुनावी इतिहास में आपको याद है कि कभी एल्डरमैन ने वोटिंग किया हो? तो आप नियम कानून को ताक पर रख देते हैं और मैंडेट का अपमान करते हैं। चाहते हैं कि कैसे भी उनकी सरकार बन जाए, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे गोवा हो, मध्य प्रदेश हो। ये ऋषि मिश्रा साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि देखिए, आपको खुद को याद है क्या कि दिल्ली की एमसीडी में कब ऐसा हुआ था कि एल्डरमैन ने वोट दिया था? मुझे बता दीजिए। अगर नहीं दिया था तो उसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर दें। सर, ये मुझे अब ये बात समझ नहीं आ रही है।
मतलब हमारी मर्जी, मतलब कल आप कहेंगे कि हमारे हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक ताक पे रख के हम जो कुछ करें और आपको दिक्कत हो तो आप कोर्ट चले जाइए। ये कौन से तर्क है संविधान? मैं तो आपसे, चलिए वो सब छोड़िए आलोक जी, मैं आपसे, आप चलिए ये बात भी मान लिया आपकी कि कोर्ट में चले जाइए दिक्कत है तो, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल शासन किया है, उससे पहले कब ऐसा हुआ कि एमसीडी के अंदर एल्डरमैन जो हैं उन्होंने मेयर, डेप्यूटी मेयर के चुनाव के अंदर वोटिंग करी हो? अंकित जी तो ऐसा आलोक वत्स साहब बता रहे हैं। अगर आपके हिसाब से नहीं किया है और वो रूल को फ्लाउंट कर रहे हैं तो उनको कहिए कि जो सही जगह है वहां जाके। एक क्विक क्वेश्चन है अंकित जी, एक बहुत तेज। ठीक है डॉक्टर पीयूष जोशी, आपने सुना आलोक वत्स साहब क्या कह रहे हैं? अब इससे पहले करा है या नहीं करा है वो तो भूल जाइए, अब की बार हम ऐसा ही करेंगे और आपको दिक्कत है तो चले जाइए कोर्ट से फैसला करा लीजिए। आलोक जी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं आलोक जी का घर कब्जा कर लूं और कंप्लेंट करूं तो आलोक जी कहे कि जाइए आप थाने चले जाइए, कोर्ट चले जाइए। डॉक्टर पीयूष जोशी, डॉक्टर पीयूष जोशी, मेरा आलोक जी से एक ही प्रश्न है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव होते हैं तो आपको मंजूर होगा कि नहीं होगा? कि आप तब भी पीठासीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रोसेस के तहत बनाता है तो आपको मंजूर होगा कि आप उसके खिलाफ फिर से वापस से याचिका लगाएंगे न्यायालय के अंदर पुनरीक्षण की? बिल्कुल मंजूर होगा। हमने सदैव कोर्ट का आदर किया है, हर चीज पर कोर्ट का आदर किया है। तो बस ठीक है, ये बात पीठासीन अधिकारी को और एलजी साहब को भी बोल दीजिए कि भाई हम मान लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो जाने दीजिए, क्या समस्या है फिर? और उसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट को भी तो इसमें आना पड़ेगा ना सर। अभी तो आपने पिटीशन लगाने की बात कही है, जब पिटीशन लगाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना भी है या नहीं आना है। चलिए दोनों लोग मान जाते हैं, यदि एलजी भी मान जाते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के माने हुए हैं और वो जाके सुप्रीम कोर्ट से अपील कर देते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दें जो चुनाव करवा देगा, मान जाएंगे? चलिए लेकिन ये जो सब बातें कही जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करा लीजिए, उसमें करा लीजिए, मनोज मिश्रा जी कहीं ना कहीं मैं फिर से घूम फिर के उसी बात पे आ रहा हूं। टोक्यो के बाद सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी, और हाल देखिए कि वो ये तय नहीं कर पा रही है कि उसका मेयर कौन होगा, उसका डेप्यूटी मेयर कौन होगा, उसकी स्टैंडिंग कमेटी में कौन होगा, और बातें हो रही है बाहर से किसी को बुला लीजिए। तो फिर ये जनता के साथ वोट लेना, वोट देने का जो खेल है ये क्यों किया जाता है? जनता क्यों ना महसूस करे कि उसे ठग लिया जाता है चुनाव के बाद भी? बिल्कुल अंकित जी आप सही कह रहे हैं, इसमें कोर्ट क्यों आना चाहिए? जब एक व्यवस्था बनी हुई है बरसों से यहां कि जो चुने हुए निगम के पार्षद हैं, विधायक और यहां के स्थानीय सांसद, वो मेयर चुनाव में वोट करते हैं। चलिए पिछली बार कोई 2016 में हाई कोर्ट गया और वहां जोनल कमेटियों में वोट करने का अधिकार स्टैंडिंग के लिए मिल गया, वो भी मैं मान लेता हूं, लेकिन हमें कोर्ट में क्यों इंटरवीन करना चाहिए? अब ये जो डर की राजनीति है, इतना बड़ा गैप होने के बाद आम आदमी पार्टी की सीटें और बीजेपी की सीट में 30 का फर्क है, वो पट ही नहीं सकता। फिर भी ये डर की राजनीति में आम आदमी पार्टी और भाजपा मिलकर इस दिल्ली का कबाड़ा करने पर तुले हुए हैं। भाई जब कोई काम ही नहीं होगा, मान लीजिए जैसे एनडीएमसी दिल्ली की है, वो चुनी हुई नहीं है, सबसे ज्यादा कष्ट, और हम सब लोग भी पत्रकार के नाते लिखते हुए रहे हैं कि भाई उसको भी चुनी हुई लोगों का होना चाहिए। जो चुनी हुई एक संस्था है जो सबसे पुरानी है, दिल्ली में सबसे पहले नगर निगम ही बना था, उस संस्था का ये हाल अगर होगा तो आने वाले समय में कोर्ट क्यों इंटरवेन करे? ये तो समझ से परे है। और फिर ये बात कि जब जैसे नियम कानून बने, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कल फिर ये बात होने लगी कि इलेक्शन कमीशन चुनाव क्यों करा रहा है, देश का चुनाव सुप्रीम कोर्ट तय करे देश का चुनाव कराने के लिए। हर चीज को अगर कोर्ट के अंदर ले जाना होगा तो फिर ये चुने हुए जो डेमोक्रेसी की बात है, जो जिस तरीके से चुनाव में लोग वोट देके अपना प्रतिनिधि तय करते हैं, उसकी जरूरत ही क्या है अगर आपको कोर्ट से ही सब कुछ तय कराना है? तो ये कहीं ना कहीं गले उतर नहीं रही कि हमने कुछ भी कर लिया और उसके बाद आप चले जाइए कोर्ट। ऋषि मिश्रा, लेकिन इस खींचतान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो खींचतान है, चाहे वो एमसीडी में दिखाई पड़ रही हो, सरकार में भी दिखाई पड़ती है, एलजी और मुख्यमंत्री जी के बीच में जिस तरह की लड़ाई चलती है, कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो संख्या बल है, ना इतने लोग हैं कि वो किसी भी तरीके से इस पर कोई इंफ्लुएंस डाल सकें, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई राजनीतिक कम से कम अपने लिए भविष्य दिखाई पड़ता है? क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी कुछ ऐसा कर सकती है कि जनता को जाके बता सके कि देखिए इन दोनों पर आपने विश्वास करके देखा और दोनों किस तरह से आपसे काम कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की विफलता दिखाई पड़ती है लोगों को विश्वास दिलाने में। देखिए अंकित जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी कि जो जनता ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया है, जनता ने
जिस पार्टी को काम करने की जनादेश दिया है उसको कहीं न कहीं काम करने का मौका मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस गतिरोध से दिल्ली की जो आम जनता है और दिल्ली की आम जनता को जो सुविधाएं फायदे मिलने चाहिए एमसीडी से, उसका कहीं ना कहीं नुकसान ये दो पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता को भी ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी आपकी सेवा कर सकती है। और आप इतिहास में देखेंगे तो एक बात मैं जरूर मानता हूं कि कांग्रेस खासकर शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली के जो डेवलपमेंट के जो आयाम है उसमें कहीं ना कहीं बेहतरीन काम हुआ है। और आलोक जी तो बहुत सीनियर नेता है, ये बचकानी बातें एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे कहते हैं, ये ऐसे ही बातें कह रहे हैं आलोक जी, जैसे आलोक जी का मैं मकान कब्जा कर लूं और आलोक जी का ये कहे कि आप थाने चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए। अरे भैया, यदि आपके गवर्नर हैं, आपके जो डिप्टी गवर्नर हैं वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, आप चुनी सरकार को शपथ नहीं लेने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप बता रहे हैं कि संविधान में आपका विश्वास नहीं है। आलोक जी, संवैधानिक जो हमारे जो संविधान में हमारे या एमसीडी के जो नियम कानून हैं उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसको ताक पे रख के बीजेपी को क्या हासिल हो रहा है सर? अगर संविधान में हमारा विश्वास नहीं होता तो आपके इतने पार्षद नहीं जीतते, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं सर आप पार्टी का मतलब आप क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कुछ इस तरह की ताकत है कि अगर वो चाहे तो चुनाव को अपने हिसाब से मोड़ सकती है? पार्टी का किरकिरी करवा रहे हैं नीति पे, भाग रहे हैं, संख्या बल उनके पास है तो क्यों नहीं चुनाव में जा रहे हैं? आप लड़ने नहीं दे रहे हो। एक मिनट ऋषि मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। आलोक जी, मैं विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कि अगर हम संविधान में विश्वास ना करते तो सरकार नहीं बन पाती हिमाचल में और चुनाव ना होते, इतने लोग नहीं आते, तो इसका क्या मतलब है? दर्शक क्या समझें, क्या ये समझें कि बीजेपी के पास कोई ऐसी ताकत है कि वो तय कर सकते हैं कि किसकी सरकार कहां बनेगी? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और वो इलेक्शन कमीशन कराता है। ऐसा कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम संविधान में आपने नहीं बोला मैंने क्या बोला? आपने बोला आप संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, आप दाएं बाएं करते हैं, इस पर मैंने जवाब दिया। संविधान में विश्वास करते तो जहां मिश्रा जी, इसको सरकार है वहां इसको एमसीडी का सदन ना बनाए, गवर्नर काम कर, इसको एमसीडी का सदन ना बनाए। आपने अपनी बात कही, आलोक जी ने अपनी बात कही, सुन लीजिए उनकी बात को। उनकी बात पर जो भी आपको कटाक्ष करना है उसके लिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर पीयूष जोशी, कैसे एमसीडी में दिल्ली की जनता को जो कही गई थी बातें कि भैया कूड़ा साफ कर देंगे, दिल्ली को बिल्कुल सिंगापुर बना देंगे, दिल्ली में बहुत सफाई हो जाएगी, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी बढ़िया है, उनको बहाना मिला हुआ है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होंगे तो वो जनता को कह पाएगी कि देखिए हम तो काम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि हमें करने नहीं दे रहे। देखिए अल्टीमेटली ये इंडेफिनेट तो नहीं चलेगा, ये तो आप जानते हैं। और यदि आपने जो आपने प्रोमिसेस नहीं किए हैं तो आप जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएगी भाई, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। यदि आपने बोला है कि हम कूड़े का जो पहाड़ है उनको हटा देंगे और कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाए आप 5 साल के शासन के बाद में, तो जनता के पास में आप क्या लेके जाएंगे? क्योंकि केजरीवाल जी आप देख चुके हैं भाई, वो बोलते हैं मैंने काम किया हो तो वोट देना, काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। रही बात की भाई जनता को समझना चाहिए, बात की गई तो जनता तो चुन के भेज चुकी है ना आम आदमी पार्टी को। जनता तो चाहती है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी बनाए, एमसीडी चलाए और कूड़े से और गंदगी से उनको मुक्ति दिलाए। और मेरा ये कहना है कि भाई जो एलजी है, जो एक सब देखिए सारे प्रॉब्लम की जो जड़ है वो जो दिल्ली का क्वासी स्टेटहुड है, और एलजी को जो 2021 का जो एक्ट अमेंड करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी जाए, उसकी वजह से वो ये सारी मनमानी करने के लिए एक प्रीटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। सर लेकिन उस पर भी आप सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। दिक्कत ये है कि दिल्ली की जो हालत है वो सिर्फ हर मोड़ पर, हर कदम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कोर्ट की तरफ का रुख किया जा रहा है, गतिरोध सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये सिर्फ दिल्ली की राजनीति है या दिल्ली को दिल्ली के कंधे पर बंदूक रखकर कहीं 2024 की मंशा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये जनता को समझना होगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एमसीडी में जो इस वक्त हो रहा है उसके लिए कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को और जिम्मेदारी से काम करना होगा, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को इस बात को मानना होगा कि दिल्ली की जनता ने फिलहाल कम से कम इस बार की एमसीडी में उनको नहीं चुना है। तो अड़ंगे डालने बंद करें और एमसीडी जो दिल्ली की है उसको अपना काम करने दें, उसके चुनाव होने दें, तभी वो दिल्ली की जनता के लिए काम
कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं सवाल इंडिया का में, वापस आके खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त एक बड़ी दुखद खबर तुर्की से एक बार फिर से आ रही है। तुर्की में एक और तेज भूकंप आया है। भूकंप मध्य तुर्की में बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता जो है वो 7.5 रेक्टर स्केल पर रही। इससे पहले सीरिया की सीमा से सटे हुए दक्षिणी तुर्की में शक्तिशाली भूकंप आया है। इस भूकंप में अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत का अनुमान जताया जा रहा है। भूकंप इससे पहले जो सुबह आया था उसमें उसकी जो तीव्रता थी वो 7.8 मापी गई थी और इसका जो केंद्र है वो तुर्की से करीब 26 किलोमीटर दूर पूर्व में नूरदा में रहा है। तो एक के बाद एक बड़ी परेशानी तुर्की के लिए और इस वक्त मुश्किल की घड़ी। सुबह 7.8 रेक्टर स्केल पर जो नापा गया भूकंप और उसके बाद 7.5 का एक और दूसरा भूकंप जो आफ्टर शॉक्स हैं, जबरदस्त आफ्टर शॉक, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी परेशानी हो रही है और कई सारे लोग जो हैं इसमें हताहत भी हुए हैं। 1200 से ऊपर जो संख्या बताई जा रही है उन लोगों की जो अब तक इसमें मारे जा चुके हैं या हताहत हुए हैं। मेरे सहयोगी उमा शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो पहला अच्छा, मुझे अभी बताया गया कि वो संपर्क हमारे साथ टूट गया, तो कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ के और जानकारी इस पे लेने की। लेकिन एक के बाद एक तुर्की के ऊपर खतरे का ये जो बादल है वो मंडरा रहा है। एक के बाद एक जमीन से आफत तुर्की की, जहां पर 7.8 और उसके बाद अब 7.5 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया है, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी गायब हैं, फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए राहत और बचाव के कार्य जो हैं वो जारी है। और तुर्की पे जो भूकंप आया है उस तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख जताया है। लेकिन इस वक्त वहां पर जो देश है, देश के अंदर ये बड़ी आपदा और इस आपदा में 1000 से ऊपर, जैसे कि बताया जा रहा है, 1200 लोगों की मौत हुई है। इसके जो झटके हैं वो सीरिया और लेबनान तक महसूस किए गए। सीरिया में भी बताया जा रहा है कि काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, लोगों की वहां पर भी जान भी गई है। और उसी को देखते हुए इस वक्त पूरी दुनिया में जो कहीं ना कहीं एक शोक की लहर जरूर है तुर्की के अंदर, जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं। जो भूकंप है इसमें अभी 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप की तीव्रता सुबह जो पहले आया था उसकी 7.8 और उसके बाद अब जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत ये दोहरी मार है तुर्की के लिए। उमा, 7.8 और उसके बाद ये जबरदस्त 7.5 का आफ्टर शॉक, किस तरीके से वहां पर अभी हालात बने हुए हैं? जी देखिए, 12 घंटे के भीतर ये दूसरा बड़ा भूकंप है। इसके अलावा जो तकरीबन 100 आफ्टर शॉक्स हैं वो झेलने पड़े हैं, जिसका की मैग्नीट्यूड 4 से 6 रिक्टर स्केल पे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक जिस तरह से भूकंप वहां पे आ रहे हैं, जो कमजोर पड़ी इमारतें थी पहले भूकंप के झटके में, कुछ इमारतें अब दूसरे झटके में वो गिरी हैं। कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए जिससे पूरी की पूरी इमारत जो है वो बैठ गई है। पहले से ही राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही थी क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन्स जो है वो कट गए हैं, सड़कें टूटी हुई है, जो पहुंच मार्ग है वो दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि तबाही इतने बड़े इलाके में हुआ है कि प्रशासन हर जगह पहुंच नहीं पा रहा है। कई शहरों में तो जो पुलिस स्टेशन है और जो हॉस्पिटल है वो भी उसको भी नुकसान पहुंचा है और उसको भी तबाही का शिकार होना पड़ा है। तो ऐसे में बहुत ही एक आपदा की स्थिति है और इसलिए वहां पे आपातकाल की घोषणा की गई है। दुनिया भर के देशों से मदद की मांग की गई है। अमेरिका जैसा देश जो है वो मदद भेजने के लिए आकलन कर रहा है। भारत ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हर संभव मदद दी जाएगी। और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो रिलीज जारी किया गया उसमें कहा गया है कि एनडीआरएफ की 2 टीम
टीम फौरी तौर पे रवाना की जा रही है मेडिकल टीम के साथ, और इसके अलावा राहत सामग्री भी भारत की तरफ से टर्की भेजा जा रहा है। तो एक ऐसी आपदा की स्थिति जो कि प्रशासन के बूते की बाहर है, वहां पे स्थानीय प्रशासन इसको पूरी तरीके से काबू पाने में नाकाम हो रहा है, क्योंकि तबाही का इलाका बहुत ज्यादा बड़ा है। 1 दर्जन से ज्यादा शहर जो है दक्षिणी और मध्य तुर्की के वो इसकी चपेट में आए हैं। सीरिया की बात तो अलग है ही, वहां से भी तबाही की बड़ी तस्वीर आ रही है, लेकिन इस दूसरे झटके के साथ वहां पे और ज्यादा तबाही जो है वो बढ़ी है। वो शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। दोहरी मार इस वक्त तुर्की पर किस तरीके से पड़ी है, और बताया जा रहा है कि 1200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान इसमें खो दी है। अभी भी राहत और बचाव कार्य जो है वो तेज गति से चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों तक अभी भी राहत जो है वो पहुंचना मुश्किल हो रही है। तो ये खबर बड़ी खबर है, इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। की जो विरासत छोड़ी उसे आज श्री सिद्धलिंगा महास्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पूज्य संतों को नमन करता हूं। गुब्बी स्थित श्री चिदंबरा आश्रम और भगवान चन्न बसवेश्वर को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, संतों के आशीर्वाद से आज कर्नाटका के युवाओं को रोजगार देने वाले, ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले, देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुर को मिली है। आज तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ है, और इसके साथ साथ तुमकुरु जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है। और मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कर्नाटका युवा टैलेंट, युवा इनोवेशन की धरती है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेजस फाइटर प्लेन बनाने तक कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया देख रही है। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटका को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है, इसका उदाहरण आज जिस हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण हुआ है वो भी है। साल 2016 में एक संकल्प के साथ मुझे इसके शिलान्यास का सौभाग्य मिला था, और संकल्प ये था कि हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम से कम करते जाना है।
मुझे खुशी है कि आज सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। - 2014 से पहले के ये आंकड़ा याद रखना, याद रखोगे? 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ, उसका 5 गुना बीते 8-9 वर्षों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। आने वाले समय में यहां तुमकुरू में ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं और इससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहां होगा। जब इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां लगती हैं तो हमारी सेना की ताकत तो बढ़ती ही है, हजारों रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं। तुमकुरू के हेलीकॉप्टर कारखाने से यहां आसपास अनेक छोटे छोटे उद्योगों को, व्यापार कारोबार को भी बल मिलेगा। साथियों, जब नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, इस भावना से काम होता है तो सफलता भी जरूर मिलती है। बीते 8 वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी डिफेंस कंपनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकतवर बनाया, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ वो हम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी देख रहे हैं।